नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कहानियों की दुनिया में। मैं आकांक्षा भार्गव आज आप सभी के समक्ष लेकर आई हूँ वनिता मैगज़ीन में, जो कि जुलाई 2004 की है, उसमें छपी हुई कहानी सुनहरी यादें। इसकी लेखिका प्रमिला बहादुर जी हैं। तो अगर आपको ये कहानी मेरी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक करें। तो चलिए सुनते हैं कहानी सुनहरी यादें। ताई के घर का बड़ा दरवाज़ा खुला देख मिंटी दबे पांव अंदर घुसी। ज़रूर ताई इस समय टीवी के सामने बैठी कोई चटपटा सीरियल देख रही हैं, उसने सोचा। उसका इरादा चुपचाप पहुंचकर उन्हें चौंकाने का था, लेकिन ड्राइंग रूम में झांका तो वह खाली था, टीवी भी बंद था। फिर कहाँ गई ताई? मिंटी ने झटपट बड़ा दरवाज़ा बंद किया और ऊपर पहुंची। देखा ताई अपनी बड़ी अलमारी खोले सामने साड़ियों का ढेर लगाए बैठी हैं। लपक कर उसने ताई के गले में पीछे से बाहें डाल दी। अरे छोड़ ना, गिर जाऊंगी मैं। लेकिन तू अंदर आई कैसे मिंटी? लो, दरवाजे से ही तो आई हूँ। बड़ा दरवाज़ा पूरा खुला था, इत्ता। मिंटी दोनों हाथ पूरे फैलाकर बोली। सच, अरे बड़ी लापरवाही है। यह काम वाली लच्छो 10 बार समझाया है कि सफाई करते जाते समय मुझे आवाज़ देकर जाया करे तो मैं दरवाज़ा बंद कर लूँ। उसने तो आवाज़ दी होगी ताई, लेकिन तुम अपनी साड़ियों में इतना खो जाती हो कि तुम्हें फिर कुछ सुनाई ही नहीं देता। ठीक कहती है तू बिटिया, बुढ़ापा है ना, कान भी उतना साथ नहीं देते। कहते हुए ताई ने साड़ियाँ समेटनी शुरू कर दी तो मिंटी पलंग पर चढ़ बैठी। मुझे देखने दो ना ताई, कितनी सुंदर साड़ियाँ हैं। इतनी सारी तुमने कैसे इकट्ठा कर ली? हमारी अम्मा के पास तो कुल 5 साड़ियाँ हैं। उत्साह से एक एक साड़ी को छूकर देख रही थी मिंटी। यह बनारसी सिल्क वाली, यह हरी मद्रासी सिल्क, यह गुलाबी कांजीवरम और यह चंदेरी। ताई मुझे भी दे दो ना एक साड़ी, तुम तो पहनती ही नहीं हो, मिंटी मचल कर बोली। अच्छा अच्छा दूंगी, पहले तू नीचे उतर। हलवा बनाया है आज, चला रसोई में। ताई किसी तरह से उसे फुसला कर नीचे ले जाना चाहती थी। पहले भी इसी तरह से ज़िद करके वह एक साड़ी उनसे ज़बरदस्ती ले गई थी। अब आज फिर मिंटी की ताई सुमित्रा देवी इतने बड़े घर में अकेली रहती थी और आसपास भी कम ही जाती थी। टीवी के सीरियल देखती और अगर मिंटी आ जाती तो घंटों का पता ही नहीं लगता। इसका पीछा मिंटी तभी छोड़ती जब दीवार के उस पार से लगातार माँ के पुकारने की आवाज़ें आती। अपनी साड़ियों से सुमित्रा देवी को न जाने कैसा लगाव था कि घंटों उन्हें निहारते बिता देती और फिर बार बार खोलती और तह लगाकर रखती। इन साड़ियों में से उसका बीता सुनहरा कल झांकता था। एक मुँह सा था जो भावनात्मक रूप से उन्हें इन साड़ियों से जोड़े हुए था। पति की मृत्यु को इतने साल बीत गए, कभी भी इनमें से किसी साड़ी को उन्होंने फिर नहीं पहना, लेकिन उन्हें सहेज कर रखने में उन्हें अपार संतोष मिलता था। सोचती थी तीनों बहुओं में ये साड़ी बांट देंगी, लेकिन कब, यह तो स्वयं सुमित्रा देवी को भी नहीं पता था। उनके 3 बेटे थे और अपनी नौकरी के कारण तीनों ही कानपुर शहर छोड़कर बाहर जा बसे। सबसे बड़े बेटे देवेश ने मुंबई में अपनी खुद की कंपनी खोलकर अपना काम शुरू किया था। उससे छोटा रितेश बंगलौर में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कंप्यूटर इंजीनियर था और सबसे छोटा अनिमेश दिल्ली में सरकारी मुलाजिम था। तीनों के विवाह हो चुके थे और आर्थिक रूप से तीनों ही संपन्न थे। फिर भी सुमित्रा देवी यहाँ कानपुर में अकेली ही रहती थीं। यह मकान उनके पति की निशानी था, जिसका आधा हिस्सा उनके देवर ने लड़ झगड़कर अपने नाम करा लिया था। बाकी का आधा हिस्सा वह किसी भी तरह छोड़ना नहीं चाहती थी। यह पूरा मकान ही उनके दिवंगत पति ने अपनी कमाई से बनवाया था, क्योंकि उनका देवर नागेंद्र पढ़ रहा था उस समय।
लेकिन यह ज़मीन सुमित्रा देवी के ससुर की खरीदी हुई थी, इसलिए नागेंद्र ने कानून का सहारा लेकर आधा मकान अपने नाम करवा लिया। जब तक सुमित्रा देवी के पति जिंदा थे, नागेंद्र शांति से चुपचाप उनके साथ रहता था, लेकिन उनकी आंख बंद होते ही उसने कोर्ट कचहरी करना शुरू कर दिया। बेटों को सुमित्रा देवी ने खबर की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वैसे भी सगे चाचा से भिड़ना टेढ़ी खीर थी। अंततः बड़े बेटे देवेश ने आकर बीच आंगन में पक्की दीवार ही खिंचवा दी। फिर यह सोचकर कि माँ यहाँ अकेली रहती हैं, उसने चाचा के साथ आना जाना भी बनाए रखा। इसी कारण से मिंटी का भी अधिक समय अपनी ताई के पास ही गुजरता था। उसके घर में केवल माँ और बाबूजी थे। उससे 8 साल बड़ी एक बहन थी जिसका विवाह हो चुका था और वह अपने ससुराल में थी। अपने घर में मिंटी का मन कम ही लगता था। उसे अपनी ताई का सजा धजा घर अच्छा लगता था। सुमित्रा देवी के तीनों बेटे बारी बारी से आकर माँ के पास रहते थे और हर बार सजावट का कुछ न कुछ सामान अवश्य लाते और नौकरानी की मदद से वे पूरा घर साफ सुथरा सजाकर रखती। पढ़ने लिखने का उन्हें अधिक शौक नहीं था, लेकिन टीवी के सभी सीरियल वे बड़े चाव से देखती। पति की मृत्यु ने उन्हें बिल्कुल ही अकेला कर दिया था। बेटों की अपनी गृहस्थी थी, वहाँ रहने जाती तो अटपटा महसूस करती। सदा अपने ढंग से रही थी। पति उनकी हर बात मानते थे। मनमानी करने की आदत थी उन्हें, लेकिन बेटों की गृहस्थी में बहुओं के हिसाब से चलना पड़ता। कुछ समय ही निभा पाती और फिर उन्हें कानपुर का अपना घर याद आने लगता और वे वापस लौट आती। बेटे अपनी माँ का मन पहचानते थे, इसलिए अपनी पत्नियों को समझाते, जब माँ कुछ दिनों के लिए आती हैं तो उन्हें सब कुछ अपने हिसाब से करने दिया करो। इस पर पत्नियाँ उत्तर देती, कुछ दिनों के लिए आती हैं तो आराम करना चाहिए, और बेटे निरुत्तर हो जाते। अंत में बेटों ने यह आशा ही छोड़ दी कि माँ उनमें से किसी के पास स्थायी रूप से रह सकेंगी। तीनों ने आपस में सलाह करके यही तय किया कि माँ को जहाँ भी अच्छा लगे वहीं रहें, हम लोग ही जाकर मिल लिया करेंगे। चाचा तो रहते ही हैं वहाँ, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से भी कोई भय नहीं है। सबसे अहम बात तो यह थी कि अम्मा के दबंग स्वभाव के कारण उन्हें अपनी पत्नियों का तालमेल बैठा पाना ज़रा मुश्किल ही लग रहा था। घर में कलह कलेश होने से तो यही अच्छा है कि सब अपनी अपनी जगह रहें, जिससे उन्हें यह न लगे कि वे अकेली हो गई हैं। विचारों की इसी खींचतान में तीनों बेटे उलझे थे कि खबर मिली अम्मा बीमार हैं। यह खबर उन तीनों को बेचैन कर गई। मन ही मन खुद को दोषी मानते हुए तीनों ही जाने को तैयार हो गए, लेकिन फिर तय किया कि एक एक करके माँ अम्मा के पास जाकर रहना चाहिए, जिससे कि उनकी देखभाल हो सके। सबसे छोटा अनिमेष पत्नी विभा को साथ लेकर सबसे पहले आया। उसकी सरकारी नौकरी थी और उसे छुट्टी मिलनी आसान थी। कानपुर पहुंचकर उसने विभा से कहा कि वो अम्मा की सेवा बड़े अच्छे से करे। अच्छे संस्कारी घर की लड़की थी और माता पिता बहुत अधिक पैसे वाले थे, जिन्होंने शादी में बेटी दामाद का घर भर दिया था। सुमित्रा देवी काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। विभा उनके लिए दलिया खिचड़ी आदि पथ्य अपने हाथों से बनाती और बेटा रोज़ उनके पास बैठकर कभी सिर तो कभी पाँव दबाता। दोनों की मिलीजुली सेवा और प्यार ने बहुत जल्दी सुमित्रा देवी को स्वस्थ कर दिया। जब उनके जाने का समय आया तो अम्मा ने अपनी कीमती साड़ियाँ विभा के सामने रख दी और बोली, बेटी तुम यह सब ले जाओ, अब मेरी उम्र यह सब पहनने की नहीं है। विस्फुट नेत्रों से विभा साड़ियों के उस ढेर को देखती रही। भारी भरकम बेशकीमती साड़ियाँ थीं, लेकिन सब पुराने फैशन की। ना जाने अम्मा कब से संभाल कर बैठी हैं। ये साड़ियाँ पहनकर तो मैं दादी अम्मा ही लगूंगी, क्योंकि आजकल तो शिफॉन जॉर्जेट आदि ही अधिक चलती हैं। मन ही मन विभा अपने आप से तर्क कर रही थी। समझ नहीं पा रही थी कि अम्मा से क्या और कैसे कहे कि उनके मन को ठेस ना लगे। किसी तरह मन के भावों को छिपाकर मीठे स्वर में बोली, बहुत सुंदर साड़ियाँ हैं अम्मा, मैं अभी छोटा सूटकेस लेकर आई हूँ, जब बड़ा लेकर आऊँगी तब सारी साड़ियाँ ले जाऊँगी। यह कहते हुए विभा ने सारी साड़ियाँ वापस अम्मा की अलमारी में सहेज कर रख दी। सुमित्रा देवी का चेहरा उतर गया। बाल उन्होंने धूप में सफ़ेद नहीं किए थे कि किसी के मनोभाव ही ना पड़ सकें।
विभा ने उनकी साड़ियों को खोला तक नहीं, या उनकी पैनी दृष्टि से छुपा नहीं था। विभा तो चली गई, लेकिन सुमित्रा देवी को लगा कि अब उन्हें साड़ियाँ बांटने में देर नहीं करनी चाहिए। ऐसे में जब एक दिन बड़े बेटे देवेश का फ़ोन आया तो उससे कह बैठी कि वह और रितेश भी आकर मिल जाते तो अच्छा था। देवेश तो 2 दिन की छुट्टी लेकर पत्नी रीमा को लेकर दूसरे ही दिन चला आया, लेकिन रितेश को बेंगलोर से आना था, सो उसने अगले सप्ताह आने की बात की। देवेश और रीमा ने 2 दिन का यह पूरा समय सुमित्रा देवी के साथ ही बिताया। ना जाने क्यों देवेश को लग रहा था कि अम्मा के मन में कुछ है जिसे वे कह नहीं पा रही हैं। पूछा तो हंसकर बोली, तुझसे नहीं, अपनी बहू से कहूँगी। प्यार से कहा उनका यह वाक्य देवेश को अंदर तक भिगो गया और वह बहुत हल्का महसूस करने लगा। सबसे बड़ा होने के नाते वह अम्मा के प्रति अपना दायित्व बखूबी समझता था। शाम को देवेश अम्मा के लिए कुछ फल लाने निकला तो रीमा को लेकर वे अपने कमरे में आ गई और उससे अपनी अलमारी को कहा। रीमा को लगा शायद साफ सफाई करनी होगी, लेकिन जब सावित्री देवी ने अंदर टंगी सब साड़ियाँ दिखाकर कहा, बेटी ये सब मैं नहीं पहनती, तुम ले जाओ, तो रीमा समझ ही नहीं पाई कि क्या कहे। 2-4 मिनट सोचकर बोली, कल जाते समय रख लूँगी अम्मा जी। रीमा का यह ठंडा सा उत्तर सुमित्रा देवी को कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा था और उन्होंने अलमारी बंद कर दी। रात को सुमित्रा देवी अलमारी बरामदे में रखे फ्रिज से पानी की बोतल निकाल रही थी कि पास के कमरे से देवेश की दबी दबी सी आवाज़ सुनाई दी। अम्मा का मन रखने के लिए 2-4 साड़ियाँ ले लो, तुम्हारा मन ना करे तो मत पहनना। लेकिन मैं बेकार का कूड़ा क्यों लेकर जाऊँ? बाबा आदम के ज़माने की साड़ियाँ सहेजे बैठी हैं। रीमा आक्रोश से भरी थी। बेकार का कूड़ा? सुमित्रा देवी को लगा किसी ने उनके दिल पर घूंसा मारा है। चुपचाप अपने कमरे में आकर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया और दिवंगत पति की फ़ोटो सीने से लगाए रोती रहीं। दूसरे दिन सुबह जाते समय साड़ियों का कोई जिक्र नहीं हुआ और अम्मा का व्यवहार पहले जैसा ही सधा हुआ था। देवेश के चेहरे पर अवश्य ही बेपनाह पछतावा था, जिसे सुमित्रा देवी ने अनदेखा कर दिया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। भला उसके बस में था ही क्या। अगले हफ्ते रितेश भी अपनी पत्नी माया के साथ आया, लेकिन सुमित्रा देवी ने उससे साड़ियों का कोई जिक्र नहीं किया। माया नए नए फैशन की चीज़ों की शौकीन थी। उसकी मुंह दिखाई पर सुमित्रा देवी ने उसे गले का 10 तोले का हार दिया था, जो उनके दिवंगत पति का उनको दिया पहला उपहार था। लेकिन उस हार को हाथ में लेकर तौलते हुए माया बोली, अम्मा जी मैं तो इससे एक पूरा सेट ही बनवाऊंगी। और उसकी इस बात पर चौंक कर उन्होंने हार वापस लेकर उसे नगद रुपए सेट बनवाने के लिए दे दिए। माया हैरान थी कि उस पुराने डिज़ाइन की हार से अम्मा को इतना मोह क्यों है। सब बच्चों के मिलकर जाने के बाद सुमित्रा देवी बेहद अकेला महसूस करने लगीं। मिंटी भी अब कम ही आती थी। अब वह पहले जैसी उद्यमी नहीं रही, ना ही समय असमय आकर ताई को चौंकाती थी। अब वह 20 बरस की शाम सलोनी सी बिटिया थी। घर में उसकी शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन अब अपनी ताई से उसको पहले जैसा ही मोह था। जब भी आती अपने हाथ से चाय बनाकर ताई को दे जाती और सुमित्रा देवी लाड़ से उसे अपने पास बिठाकर कहती, तेरे जाने के बाद मुझे ऐसी चाय कौन पिलाएगा? लच्छो तो चाय के नाम पे काढ़ा बनाती है। इस पर मिंटी अपने ताई से चिपट कर कहती, मैं जल्दी जल्दी आया करूँगी ना ताई। फिर एक दिन मिंटी आई तो बेहद उदास थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे। सुमित्रा देवी के बहुत कुरेदने पर उसने बताया कि लड़के वालों ने 10,000 रुपये नकद मांगे हैं। माँ ने उसकी साड़ियों के लिए जो पैसे रखे थे उसी में से देने होंगे, क्योंकि बाबूजी और पैसे का इंतज़ाम नहीं कर सके। यह सुनकर सुमित्रा देवी का दिल भर आया। मिंटी को साड़ियों का कितना चाव था वे अच्छी तरह जानती थी। थोड़ी देर तक वे सोचती हुई सी बैठी रहीं। फिर मिंटी का हाथ पकड़कर उसे अंदर वाले कमरे में ले गईं और अपनी अलमारी खोलकर सारी साड़ियाँ बाहर निकालीं। वो एक सूटकेस खोलकर मिंटी के सामने रख कर बोलीं, इनमें से जो जो साड़ी तुझे पसंद है इस सूटकेस में रख दे, या मेरी औरतें तेरी शादी का तोहफा है। नहीं ताई नहीं। मिंटी चौंक कर पीछे हट गई।
सुमित्रा देवी ने आंखें तरेरी, मैं तेरी क्या कुछ नहीं? हाँ क्यों नहीं? मिंटी ने बचपन की तरह फिर से अपनी ताई के गले में बाहें डाल दी। तुम तो मेरी बड़ी माँ हो। तो फिर ले जा चुपचाप इन साड़ियों को। और मिंटी के हाथ साड़ियों से भरा सूटकेस भेजकर ही मानी सुमित्रा देवी। रात को उनकी देवरानी यशोदा ने दरवाज़ा खटखटाया। बड़े प्यार से उसे बिठाकर सुमित्रा देवी ने पूछा, कैसी चल रही है शादी की तैयारियां? आपसे कुछ छिपा थोड़ी ही है दीदी, आपने तो हमें उबार लिया। कहते हुए यशोदा उनके पैरों में झुक गई। सुमित्रा देवी ने उसे उठाकर गले लगा लिया और बोली, मिंटी मेरी भी तो बेटी है। हाँ दीदी, मगर इन्होंने आपके साथ जो किया उसके बाद भी आपने। नहीं यशोदा, उस बात को मैं भूल चुकी हूँ। और फिर नागेंद्र के किए की सज़ा भला मिंटी को क्यों? उसका क्या कसूर है? सच दीदी, आपका दिल बहुत बड़ा है। इनकी ओर से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आप शादी में आएंगी ना? अपनी मिंटी की शादी में कैसे नहीं आऊँगी? हंसकर बोली सुमित्रा देवी। 10 दिन बाद ही शादी का मुहूर्त था। मिंटी का कन्यादान उन्होंने उसी हार से किया जिसे सुमित्रा देवी को उनके पति ने पहली बार उपहार में दिया था। इस हार में कितनी स्मृतियाँ सजोई है, इसे भावनात्मक रूप से कोई बेटी ही समझ सकती थी। आज सुमित्रा देवी के मन से यह मिलाल भी मिट गया कि उन्हें ईश्वर ने बेटी क्यों नहीं दी।